कल की क्लास में जो है मैं आपको फेडरेशन की फॉर्म बता चुका था कि मैंने आपको बताया था कि जनरली जो है वो फेडरेशन दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है उसके दो तरीके थे, जिसमें एक तरीका आपका पहला जो है वो कमिंग टुगेदर को लेकर था और दूसरा था होल्डिंग टुगेदर। बात करें कमिंग टुगेदर की, इसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, 3 नेशन के एग्जाम्पल दिए थे और एक ट्रिक मैंने बताई थी। आपको नाम याद रखना है कौन सा? यूएसए। याद आया? यूएसए में जो है यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यू जो है वो अमेरिका के लिए है। उसके बाद सेकंड एस का जो है वो स्विट्जरलैंड से है और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया है। ये 3 नेशन इसके एग्जाम्पल है किसके? कमिंग टुगेदर के। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया था यूएसए वाला कल वाली क्लास में कि अलग अलग स्टेट जो होंगे, जो पहले क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने मिलकर क्या कर दिया, अपना एक ग्रुप बना दिया, यूनियन बना दिया। तो वो जो पूरा ग्रुप बना है उसकी एक अलग गवर्नमेंट बना दी, उसको कह दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट की एक अलग से गवर्नमेंट बना दी, उसको कह दिया स्टेट गवर्नमेंट। कुल मिला के पावर को क्या कर किया है, यहाँ पर भी 2 लेवल में डिवाइड कर दिया। अगली बात, कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि जितने भी स्टेट हैं उन सभी के पास जो है इक्वल पावर होगा। कोई भी स्टेट ज़्यादा पावरफुल या दूसरा जो है कोई कम पावरफुल नहीं होगा, इक्वल पावर दोनों के अंदर होंगे। एक बात। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कोई भी एक दूसरे के जो है सबऑर्डिनेट नहीं होता, किसमें? कमिंग टुगेदर। जबकि इसको मैंने कंपेयर करवाया था आपको किससे? होल्डिंग टुगेदर से। और होल्डिंग टुगेदर में आपने देखा कि पहले हमारे पास क्या होगी, एक लार्ज यूनिट होगी, उसको हम जो है क्या कह रहे हैं, कंट्री कह रहे हैं। उस लार्ज यूनिट को हमने जो है छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वो छोटे पार्ट्स आपके लिए क्या बन गए, स्टेट बन गए। समझ में आई बात? ये हो गया होल्डिंग टुगेदर। अब इसमें जो है क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेजर? होल्डिंग टुगेदर के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके पास पावर जो है अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल का सेंस क्या है, कुछ स्टेट ज़्यादा पावरफुल होंगे और कुछ स्टेट कम पावरफुल होंगे। क्लियर हो गई बात? फिर दूसरी चीज़, हो सकता है इसमें एक ही लेवल हो, और अगर एक से ज़्यादा लेवल है तो वहाँ पर क्या है कि एक लेवल जो है दूसरे लेवल का क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट भी होगा। ये कल बात बताई थी मैंने कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें क्या होती है, सबऑर्डिनेट होती है, फ्री नहीं होती। ये दोनों फेडरेशन हमारे हो चुके थे। इन दोनों फेडरेशन को कंप्लीट करने के बाद अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, क्या इशू है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। और इसी का जो है क्वेश्चन बनता है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, कि आप कैसे कह सकते हैं, या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके बेसिस पर आप जो है ये डिसाइड कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडिया कौन सा नेशन है, एक फेडरल नेशन है। दैट मीन्स ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, ऐसे कुछ फीचर्स होंगे हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री को क्या बना रहे हैं, एक फेडरल नेशन बनाते हैं। तो वो फीचर कौन कौन से हैं, वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 हमें यहाँ पर जो है स्टडी करना है। समझ में आई बात? इस पॉइंट के अंदर क्या देखना है? पहला पॉइंट अंदर लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रोविजन कर रखा है कि हमारे पास गवर्नमेंट का कितना सिस्टम होगा, 2 टायर सिस्टम होगा। 2 टायर्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के 2 लेवल होंगे। तो इसका प्रोविजन कहाँ कर रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो 2 लेवल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से बता रखे हैं? फर्स्ट बता रखा है नेमली द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से फीचर्स या कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप इंडिया को क्या कह सकते हैं कि फेडरल नेशन कह सकते हैं। पहला फीचर ये दे रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर रखा है कि कंट्री में क्या होंगे, गवर्नमेंट के 2 लेवल्स होंगे। द फर्स्ट लेवल इज नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखिए सेकंड पॉइंट दे रखा है, अ थर्ड टाइप ऑफ फेडरेशन वाज एडेड लेटर इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। हमारे इंडिया में जो है, मैंने आपको ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी कहा था कि एंशिएंट टाइम में स्टार्टिंग फेज में हमारे पास गवर्नमेंट के 2 ही लेवल हुआ करते थे, 2 ही लेवल थे। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट थी और दूसरी कौन सी थी, स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद आफ्टर 1990 के बाद नियर बाय 1992 1992 में जो है ना, हमारे पास जो है हमने 3rd लेवल का क्रिएशन किया था, जिसको हम इंडिया में किस नाम से जानते हैं, लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? इस लोकल गवर्नमेंट की भी वापस जो है 2 टाइप होते हैं, जिसमें दे रखा है, एक तो होता है आपका कौन सा, रूरल गवर्नमेंट, और दूसरी कौन सी होती है, अर्बन एरिया की। रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट होगी वहां पर क्या देखी जाती है, आपको पंचायत देखने को मिलेगी। जबकि आप बात करें अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगी, म्युनिसिपैलिटीज देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? तो पहला पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है 2 लेवल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि हमने बाद में
हमने क्या किया, गवर्नमेंट का जो नया लेवल है जिसको हम क्या कहते हैं थर्ड लेवल, उसका क्रिएशन किया। थर्ड लेवल को किस नाम से जान रहे हैं हम, लोकल नाम से, लोकल गवर्नमेंट। और उसके दो टाइप हैं, एक तो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है और एक कौन सी होती है, अर्बन एरिया की लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद आगे देखें, आगे दे रखा है मेन जो चीज है वो यही है, ये वाला, इस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। आगे दे रखा है कि लोकल गवर्नमेंट देयर एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी इसका भी क्रिएशन किसने किया है, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कर रखा है। समझ में आई बात। दैट मीन्स अकेली कोई सिंगल यूनिट जो है लोकल गवर्नमेंट को क्या नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती, या फिर नई गवर्नमेंट का क्रिएशन भी नहीं कर सकती। ओके अब जो मेन चीज़ है कि ऐसे कौन से फीचर हैं, ऐसे कौन से जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो इंडिया को फेडरल नेशन कहते हैं, तो मेन कैरेक्टर्स जो है आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे। इस पॉइंट में ये लिखा है द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने क्वेश्चन भी किया था कि सर जुरिस्डिक्शन के मीनिंग क्या होता है। जुरिस्डिक्शन का मीनिंग है कि वहाँ का जो जुडिशियल एरिया है, एक कोर्ट जो है उसका एरिया कितना होगा, उसकी बाउंड्री कितनी लिमिटेड होगी, उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है। दैट मीन्स लोकल लेवल की कोर्ट जो है वो लोकल लेवल के केसेस ही हैंडल करेगी, स्टेट लेवल की कोर्ट उस पर्टिकुलर स्टेट के केस ही हैंडल करेगी, और सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री के जो केस है उनको क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है, उसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। समझ में आई बात। अब आगे बता रखा है देयर आर फॉलोइंग लिस्टेज। सबसे मेन बात यही है कि हमारे यहाँ पर जो है, जैसे आपने देख लिया कि हमने अलग अलग लेवल बना दिए गवर्नमेंट के, जिनमें एक लेवल हमने कौन सा बनाया, सेंट्रल लेवल, और दूसरा कौन सी बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल। फिर मैंने आपको एक बात कही थी, जब फीचर्स पढ़े थे इनके, तब आपने देखा था कि हर लेवल जो है उनका टैक्सेशन पॉलिसी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका लेजिस्लेशन जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसी कुछ बात थी कि फीचर्स के अंदर, हाँ या ना, ऐसा पढ़ा था। वहां पर एक टर्म आया था कि इनका लेजिस्लेटिव एरिया भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और दूसरा किसका, स्टेट गवर्नमेंट। इसका मीनिंग क्या है, लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है वहां पर क्या करना है, लॉ बनाना है। तो लॉ बनाने के राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, अलग है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी क्या होंगे, अलग होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या करेगी, लॉ बनाएगी। यहां तक बात समझ में आई क्या। अब हम ये कैसे डिसाइड करें, जब आपने ये देख लिया कि हमने गवर्नमेंट के दो लेवल बना दिए हैं और दोनों जो है अलग अलग टॉपिक पर क्या करती है, लॉ बनाती है, तो ये डिसीजन कैसे होगा कि कोई टॉपिक है, माना एक्स नाम से कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पर अगर आपको क्या करना है, लॉ बनाना है। ये कोई इशू है, कोई भी इशू हो सकता है। लॉ किस पे बनता है, जो हमारी सोसाइटी के क्या होते हैं, कोई ना कोई इशू होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उनके ऊपर ही लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। माना ये नाम को कोई आपका इशू है, अब आपके सामने ऑप्शन है कि हमारे पास तो गवर्नमेंट के लेवल कितने हैं, 2 लेवल है, फर्स्ट कौन सा, सेंट्रल, और सेकंड कौन सा, स्टेट। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इस टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा है। अरे जो मैंने सामने जो पॉइंट लिखा है वो समझ में आया कि आप लोगों को, कि हमारे सामने लॉ कब बनाया जाता है, तो लॉ बनाने से पहले बिल लाया जाता है, ऐसा कुछ सुना था आपने, पता है आपको। तो बिल किस पर लेके आएंगे, पर्टिकुलर कोई ना कोई इशू होगा, कोई ना कोई टॉपिक होगा, उसको लेकर ही तो लॉ बनाया जाएगा, हाँ या ना। जैसे इंडिया में आपने सुना होगा एक एक्ट बना हुआ है, RTE एक्ट 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005, ऐसा कुछ सुना है आपने। तो ये एक्ट बनाया, तो इस एक्ट को लेकर कुछ इशू रहे होंगे तभी तो एक्ट बनाए। इशू क्या थे कि इससे पहले अगर बात करें इंडिया में, तो हमारे कंट्री में एजुकेशन लेवल जो है वो क्या था, बिल्कुल ही लो था। समझ में आई बात। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सोशल इशू हो गया। फिर इसको हमारी पार्लियामेंट में हमने रखा होगा, पार्लियामेंट ने इस पर डिबेट की होगी, इसका बिल बनाया होगा, इसका ड्राफ्ट बनाया होगा, और फिर इसको लेकर फाइनल क्या हमारा क्या बना है, RTE एक्ट या एक लॉ बनाया गया। कुछ समझ में आई बात। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस तरह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इशू आ सकते हैं। जैसे एजुकेशन लेवल लो था, वो एक इशू था, वो एक प्रॉब्लम थी। माना इस तरह का कोई एक इशू है एक्स नाम से, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि उस इशू पर, उस टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके लिए हमारे सामने चैलेंज आ चुका है कि अब इसको कौन करें, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट काम करे। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रखा है, लिस्ट का सिस्टम कर रखा है। लिस्ट का मतलब क्या है कि अलग अलग जो टॉपिक होते हैं, जो सब्जेक्ट है, जिनके ऊपर क्या बना होता है, लॉ बनाना होता है, उन सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जनरली सब्जेक्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड किस में किया है, हमने लिस्ट में डिवाइड किया है। ये लिस्ट कितनी होती है, टोटल 4 लिस्ट हैं। कितनी लिस्ट है टोटल, 4।
फर्स्ट जो लिस्ट होती है उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट ऐसी होती है जिनमें कुछ ऐसे टॉपिक इंक्लूड किए जाएंगे जिन पर लॉ बनाने का राइट किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इस टॉपिक को थोड़ा मैं बोर्ड पे समझाना चाहूंगा, देखें आप सामने। मैंने अभी तक जो बात बताई वो कुछ समझ में आई क्या आपको? मैंने ये कहा है कि हमारे पास क्या है? लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर में भी कौन सी? एक लेजिस्लेचर जो है वो आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऐसा कुछ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपने सुना होगा हमारे पास जो है जनरली 2 हाउस होते हैं। फर्स्ट एक होता है कौन सा? लोकसभा। सेकंड कौन सा होता है? राज्यसभा। इन दोनों की ड्यूटी क्या है? इन दोनों का फंक्शन क्या है? क्या करना? लॉ का फॉर्मेशन करना, कानून बनाना। ऐसा ही कुछ है। इसी तरह जो है, ये तो बात की सेंट्रल लेवल पर। अब मैं बात कर दूं कौन से लेवल पर? स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर भी आपके पास क्या होते हैं? 2 हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसे नाम सुने हैं। इसका काम भी क्या है? इसका फंक्शन भी यही है, कंट्री के लिए क्या बनाना? लॉ या एक्ट बनाना। समझ में आ गई बात? अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, ये आंसर लेना चाह रहा हूँ कि आपके सामने माना कोई प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को लेकर आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ेगा। कंट्री में कोई इशू है तो लॉ बनाना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस टॉपिक पर लॉ उस स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी या फिर कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी? कुछ समझ में आया? अब इसको और डिटेल से समझे। अब होता क्या है, जैसे इमेजिन करें डिफेंस को लेकर कोई लॉ बनाना है। डिफेंस समझते हैं? कंट्री को अगर प्रोटेक्ट करना है, आर्मी से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है, तो ये क्या हो चुका है आपके लिए? डिफेंस नाम से एक टॉपिक हो चुका है। समझ में आई कुछ बात? डिफेंस नाम से एक टॉपिक हुआ है। इसी तरह फॉरेस्ट के नाम से भी एक टॉपिक हो सकता है, फॉरेस्ट को लेकर लॉ बनाया जाए। इसी तरह और एग्जांपल देखें तो एजुकेशन के नाम पर भी कोई टॉपिक हो सकता है क्या कि एजुकेशन को लेकर लॉ बनाया जाए। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये सारे क्या आपके लिए टॉपिक्स हैं, इशू हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर हमने क्या उस समय क्या किया? कुछ लिस्ट बना दी हमने। क्या बनाई? लिस्ट। उन लिस्ट में क्या किया? जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे सोसाइटी के, जो भी इशू हैं, उन इशू को हमने उन लिस्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ इशू जो है जैसे लिस्ट बनाई हमने, टोटल जनरली 3 लिस्ट होती हैं। फर्स्ट लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट। सेकंड लिस्ट जो होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। और थर्ड टाइप की जो लिस्ट है उसको क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट लिस्ट। ऐसे कुछ नाम सुने हैं आप लोगों ने? ऐसा कुछ सुना है? हमने क्या किया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम हमारे सामने जितने इशू आए थे, जितने टॉपिक्स आए थे, उन सभी टॉपिक्स को हमने इन टोटल 3 लिस्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे डिफेंस का टॉपिक है तो डिफेंस का टॉपिक किसको दे दिया? किसमें ऐड कर दिया हमने? यूनियन लिस्ट के अंदर। अब यूनियन लिस्ट क्या होती है इसको समझो। यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक आते हैं जिन पर लॉ बनाने का राइट किसके पास होता है? हमारी पार्लियामेंट के पास होता है। दैट मीन्स ऐसे सारे इशू जो यूनियन लिस्ट में इंक्लूड है उन पर लॉ कौन बनाएगी? ओनली फॉर पार्लियामेंट। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर हुई बात? मैंने अभी जैसे एग्जांपल लिया था किसका? डिफेंस का। तो डिफेंस पर अगर लॉ बनाना है तो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट जो है उस पर लेकर लॉ बनाएगी। क्लियर हो गई बात? अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना होगा पुलिस के बारे में। पुलिस के बारे में सुना है आपने? पुलिस जो है, पुलिस वाले जब होते हैं तो उनके ड्रेसेस पे ऐसा कुछ लोगो दिखा होगा आपने। जैसे राजस्थान जो पुलिस होती है उनके यहाँ पर लिखा होता है आरपी, दैट मीन्स क्या है? राजस्थान पुलिस। इसी तरह गुजरात की पुलिस क्या होगी? अलग होगी। महाराष्ट्र की पुलिस क्या होगी? अलग अलग। तो हर स्टेट की पुलिस क्या हो रही है? डिफरेंट डिफरेंट। समझ में आ रही है बात? तो अब जो पुलिस है वो भी हमारा क्या हो चुका है? एक टॉपिक हो चुका है, एक प्रॉब्लम हो चुकी है, एक जो है इशू हो चुका है। अब पुलिस को लेकर अगर कोई लॉ बनाना है तो फिर वो लॉ जो है कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। अब इसका मीनिंग क्या है? यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक आते हैं जिन पर लॉ बनाने का राइट किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास। यूनियन लिस्ट समझ में आई क्या? हाँ या ना? इसी यूनियन लिस्ट को हम कौन सी लिस्ट कह सकते हैं? दैट इज ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल लिस्ट। समझ में आई बात? क्लियर? अब स्टेट जो लिस्ट होती है इन पर जो लॉ बनाने का राइट है उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ही होता है। एग्जाम्पल दिया अभी जैसे पुलिस वाला। पुलिस को लेकर अगर कोई लॉ बनाना है तो पुलिस का टॉपिक किसमें इंक्लूड कर दिया हमने? स्टेट लिस्ट के अंदर। अब उस टॉपिक को लेकर अगर लॉ बनाना है तो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करेगी? लॉ बनाएगी। अब ये लॉ जो है राजस्थान में अलग हो सकता है,
गुजरात में अलग हो सकता है, महाराष्ट्र में अलग हो सकता है। समझ में आई बात? लेकिन पार्लियामेंट अगर लॉ बनाएगी तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नहीं होगा, एक जैसा ही होगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? अब अगली बात, अगली जो लिस्ट आ रही है, थर्ड लिस्ट जो है, जिसका नाम क्या दे रखा है? कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट वो होती है जिन पर लॉ बनाने का राइट किसके पास है? हमारी पार्लियामेंट के पास भी है, और साथ ही साथ उस टॉपिक पर जो है स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? दैट मीन्स इन पर जो है लॉ बनाने का राइट किसको होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है। क्लियर? जैसे आपने सुना होगा, अगर एजुकेशन जो एक टॉपिक है, एजुकेशन में भी आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन अलग चलती है, उनका एक एजुकेशन बोर्ड अलग होता है, और स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन बोर्ड क्या होता है? अलग अलग। ऐसा सुना है आप लोगों ने? तब यहाँ पर जो है अगर एजुकेशन को लेकर लॉ बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। कुछ समझ में आया? ये एग्जाम्पल जो दिए आपको समझ में आए क्या? क्लियर हो गई बात? अब जैसे इमेजिन करें कि कोई कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक था, उस टॉपिक पर पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया। इन केस उन दोनों लॉ को लेकर अगर किसी तरह का क्या हो जाए? कन्फ्लिक्ट हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाए कि नहीं ऐसा सिस्टम करो, और स्टेट गवर्नमेंट कहे कि नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते, हमारी तरफ से जो है हम ऐसा सिस्टम करेंगे, ऐसा हो सकता है? यस और नो? कन्फ्लिक्ट होगा तो ऐसी कंडीशन में कौन सा लॉ जो है वहां पर प्रिवेल करेगा? कौन से लॉ को सही तरीके से वहां पर अप्लाई किया जाएगा? बताएं। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? टॉपिक एक जिस पर कौन सी लिस्ट का टॉपिक है? कॉनकरेंट लिस्ट का टॉपिक है। कौन सा? कॉनकरेंट। एक ही टॉपिक है, उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया। अब उन दोनों को लेकर जो है, दोनों लॉ को लेकर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा लॉ जो है वहां पर अप्लाई होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है वो प्रिवेल होगा, वो सुपीरियर माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ इस कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? टॉपिक पता चले क्या होते हैं, लिस्ट कितनी होती है पता चली? जनरली लिस्ट जो है कितनी है? 3 है। मेरे वर्ड पे ध्यान दे, जनरली लिस्ट कितनी है? 3। अभी एक लिस्ट और होती है, उसको आगे समझाऊंगा। जनरली 3 लिस्ट है। पहली कौन सी? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जो है लॉ बनाने का राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दैट मींस पार्लियामेंट के पास। इज इट क्लियर? फिर स्टेट लिस्ट के जो टॉपिक हैं उन पर लॉ बनाने का राइट किसके पास है? पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास। और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बनाने का राइट किसके पास है? दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वहां पर अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो बात कर दी मैंने लिस्ट की। अब जनरली जो है, जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट ये भी राइट की थी, इसमें फर्स्ट जो लिस्ट मैंने लिखी थी वो कौन सी थी आपकी? यूनियन लिस्ट थी। यूनियन लिस्ट के बाद सेकंड कौन सी थी? स्टेट। थर्ड लिस्ट कौन सी थी? कॉन्करेंट। अब सुनना ध्यान से, इन सारी लिस्ट में जो है, इन सभी लिस्ट में क्या आते हैं, क्या शामिल हैं? टॉपिक्स इंक्लूड हैं। यस और नो? हर लिस्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक इंक्लूड होंगे। अब सुने, ये टॉपिक्स कब बनाए, इसमें इंक्लूड कब किए गए थे? इन लिस्ट में ये टॉपिक कब इंक्लूड किए गए थे? बताओ। देखें, जब हमारा क्या बनाया गया था? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस टाइम ऐड किए थे। अब मुझे बताएं कि उस टाइम पीरियड में क्या उस टाइम जो है हमारे पास ये फैसिलिटी थी क्या? इंटरनेट चलता था क्या? उस टाइम हमारे पास मोबाइल फोन को लेकर कोई टेक्नोलॉजी थी क्या? हमारे पास कम्युनिकेशन को लेकर कोई सिस्टम बना हुआ था क्या? इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि कुछ टॉपिक हमारी सोसाइटी में और भी नए आते जा रहे हैं, और ऐसे टॉपिक हमने उस टाइम लिस्ट में ऐड नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि ये टॉपिक उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। तो ये जो न्यू टॉपिक्स है, अब इनको क्या करें? इनको कौन सी लिस्ट में ऐड करें? टाइम के साथ साथ नए नए टॉपिक्स आएंगे, नए नए इशू आएंगे। तो इसके लिए हमारी पार्लियामेंट में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में इसके लिए एक लिस्ट और बना रखी थी। उसी टाइम जो है एक लिस्ट और बना रखी थी और इसको नाम दिया रेजिडुअरी लिस्ट। क्या नाम दिया है इसको? रेजिडुअरी। स्पेलिंग गलत हो गई है, उसको जो है नाम दिया उन्होंने, क्या नाम दे दिया था? रेजिडुअरी लिस्ट। और उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस लिस्ट के बारे में लिखा गया था
कि जो टॉपिक इन ऊपर वाले तीनों लिस्ट में अगर इंक्लूड नहीं है तो उन सारे टॉपिक्स को किस में माना जाएगा, रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर माना जाएगा। समझ में आई बात। उस टाइम हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कम्युनिकेशन के जो है मीडियम्स उस टाइम नहीं थे, आज डेवलप हुए, तो ये नए टॉपिक हो गए। इनको डायरेक्टली जैसे ही टॉपिक आया कहाँ ऐड कर दिया इनको, रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर। अब अगली बात, जो रेजिडुअरी लिस्ट है, जैसे आपने देखा था यूनियन लिस्ट में जो है लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट पे दोनों बनाती है। अगला क्वेश्चन जो है कि जो रेजिडुअरी लिस्ट के टॉपिक होंगे इनके ऊपर जो है लॉ बनाने का राइट किसके पास होगा, बोलो। रेजिडुअरी लिस्ट पर जो है लॉ बनाने का राइट किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग लॉ कौन बनाएगी, हमारी पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। कुछ समझ में आया, लिस्ट क्लियर हो गई। अब ये जो लिस्ट का प्रोविजन कर रखा है, इन लिस्ट के प्रोविजन के कारण ही हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, फेडरल सिस्टम रन हो रहा है। अगर लिस्ट नहीं होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती, और हो सकता है उनके बीच में वापस डिस्प्यूट होता, लड़ाई झगड़े होते, और एक जो है ग्रुप या एक गवर्नमेंट अपने आप को सुपीरियर बताती, जैसा कैसा कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। तो हमारी कंट्री क्या फिर फेडरल रह पाती, नहीं रह पाती। तो कंट्री को फेडरल बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स या फीचर्स हैं जो कंट्री को क्या बनाते हैं, फेडरल बनाते हैं, उनमें जो है आप क्या राइट करेंगे, ये जो लिस्ट है इन 3 लिस्ट के बारे में भी आपको राइट करना पड़ेगा कि ये लिस्ट ही हमारी कंट्री को क्या बनाती है, फेडरल बनाती है। समझ में आया। देखें इन 3 लिस्ट में पहली जो लिस्ट दे रखी है यूनियन लिस्ट में दे रखा है, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड रिक्वायर अ यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री, कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, पहली चीज। और दूसरी बता रखिए कि इसमें ऐसे लॉ बनाने की जरूरत है जिसमें क्या हो, जो यूनिफॉर्म लॉ हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सभी जगह एक जैसे बने। समझ में आई बात। तो वो टॉपिक सारे किस में ऐड हो जाएंगे, आपके यूनियन लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। आगे देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट, कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर लॉ बनाने का राइट केवल और केवल किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। और इसके कुछ टॉपिक्स के एग्जांपल दे रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है यूनियन लिस्ट में ऐड होंगे। एग्जांपल फॉर बात करें, बैंकिंग का इशू है, सॉरी बैंकिंग है, डिफेंस है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है। इनको लेकर अगर कोई लॉ बनाना है, इन टॉपिक्स को लेकर, तो फिर लॉ बनाने का राइट किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगा। और ये टॉपिक किस में ऐड कर रखे हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर ऐड कर रखे हैं। समझ में आया यूनियन लिस्ट? अरे हाँ या ना? सेकंड देखें, यूनियन के बाद स्टेट लिस्ट। इसमें क्या आ रहा है, इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, कि उसमें जो है आपने यूनियन लिस्ट पढ़ी थी वहां पर जो टॉपिक थे वो नेशनल इंपॉर्टेंस के थे, जबकि इसमें जो टॉपिक होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के इंपॉर्टेंस के ही होंगे, या उस स्टेट में कोई लोकल एरिया है उसके इंपॉर्टेंस के होंगे। क्लियर हो गई बात? एंड इज ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर उस स्टेट में जो वहाँ का जो प्रशासन है उसको कैसे हैंडल किया जाए उसको लेकर कोई इशू हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, कि इन सब्जेक्ट पर जो है सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाने का राइट किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, कॉमर्स है, ये सारे सब्जेक्ट या टॉपिक्स जो है किसमें इंक्लूड होंगे, आपके स्टेट लिस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। समझ में आया स्टेट लिस्ट? हाँ, क्या क्वेश्चन है? डिफेंस एक अलग मैटर है और पुलिस एक अलग मैटर है। डिफेंस का मीनिंग आर्मी से हो सकता है, एक डिफेंस का मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पुलिस होती है जिसको सीआरपीएफ कहते हैं, सुना है आपने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वो उसको जो है वो सारी किस में आती है, डिफेंस में आती है। जबकि पुलिस में राजस्थान पुलिस सुना है, महाराष्ट्र पुलिस सुना है। आपने कभी आर्मी के बारे में सुना है क्या कि ये राजस्थान की आर्मी है, ये गुजरात की आर्मी है, ऐसा कुछ सुना? क्लियर हो गया डिफेंस और पुलिस में क्या अंतर है? ओके, चला गया। वही ट्रेड के अंदर आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों जो है साथ चलते हैं, व्यापार। ओके, एग्रीकल्चर का मतलब खेती से रिलेटेड जो इशू जो है लो बनाए जाएंगे। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। ओके, और कुछ? हाँ सर, आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट क्या होती है? इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे
जो कौन सी इंपॉर्टेंस के हैं, सेंट्रल के भी है और साथ ही साथ कौन से, स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंस की भी है। सच एग्जाम्पल दे रखे हैं, एजुकेशन जो अभी मैंने आपको समझाया था, हेल्थ सेक्टर है आपका, फॉरेस्ट को लेकर जो लॉ बनाए जाते हैं, सारी जो मैरिज हैं, एडॉप्टेशन जो होते हैं, इनको लेकर जो लॉ बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। समझ में आया कॉन्करेंट? देखिए आगे, both governments can make laws on these subjects, इन सब्जेक्ट पर जो है दोनों लेवल की गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती हैं। बट आगे क्या दे रखा है, बट इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट देन द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, कि अगर इन लॉ को लेकर दोनों लेवल की गवर्नमेंट में क्या हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा लॉ जो है प्रिवेल करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसको सुपीरियर माना जाएगा। क्लियर? कॉन्करेंट समझ में आया? अगला लास्ट जो लिस्ट है उसके बारे में दे रखा है, वो कौन सी है आपकी, रेजुडरी लिस्ट। ये क्या होती है, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कि ये ऐसे टॉपिक जो कब आए हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, उसके बाद जो नए नए इशू आए हैं, जो नए नए टॉपिक्स आए हैं, उन सारे टॉपिक को किस में ऐड करते हैं, हम रेजुडरी लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। एग्जाम्पल दे रखे सच एज कंप्यूटर साइंस, अभी मैंने कुछ और एग्जाम्पल दिए थे आपको, मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, इंटरनेट है, इनको लेकर जो है इन सारे टॉपिक्स को किस में ऐड करेंगे, आप रेजुडरी के अंदर ऐड करेंगे। आगे दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर्स टू लेजिस्लेट ऑन रेजुडरी सब्जेक्ट, कि सीधी सी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि इन सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो लॉ बनाने का राइट किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। कुछ समझ में आया क्या लिस्ट वाला सिस्टम आप लोगों को? ओके, देखिए आगे। अब जो है जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को क्या बनाते हैं, फेडरल बनाते हैं। इन फीचर्स के अंदर पहला आपको बता दिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि गवर्नमेंट के कितने लेवल होंगे, 2 लेवल होंगे। सेकंड आपको बता रखा है कि हमारे यहाँ पर जो है 3rd लेवल का क्रिएशन किया गया था। फिर उसके बाद अगला सिस्टम बता रखा है कि हमारे पास क्या है, अलग अलग लिस्ट बना रखी है, हमने जो टॉपिक है उनको डिवाइड कर रखा है, और लिस्ट जो है इन जनरल लिस्ट कितनी होती है, 3। बट जो है अगर टोटल लिस्ट माने तो कितनी है टोटल लिस्ट, 4। फर्स्ट कौन सी, यूनियन, सेकंड कौन सी, स्टेट, थर्ड कौन सी, कॉन्करेंट, और फोर्थ कौन सी, रेजुडरी। समझ में आ गई चारों लिस्ट। इसके बाद और कुछ फीचर्स है क्या इंडिया में जो हमारे इंडिया को फेडरल बनाते हैं, तो वो आगे फीचर दे रखा है कि इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आपने अभी थोड़ी देर पहले फेडरेशन पढ़े थे, एक कमिंग टुगेदर और दूसरा कौन सा, होल्डिंग टुगेदर। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया कौन सा फेडरेशन है, तो इंडिया कौन सा हो गया आपका, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और दूसरी कौन सी होगी, स्टेट। लेकिन डिफरेंस क्या है, होल्डिंग टुगेदर का कमिंग टुगेदर से अलग कैसे है ये, इसमें सारे स्टेट्स जो है इक्वली पावरफुल नहीं होते, कुछ स्टेट ज्यादा पावरफुल और कुछ कम पावरफुल। और सेकंड पॉइंट और अगर लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, सबऑर्डिनेट होती है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। समझ में आई बात? ये बात की हमने इंडिया के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स या स्टेट्स डू नॉट हैव इक्वल पावर्स का मीनिंग क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो यूनिट्स हैं, दैट मीन्स कौन, स्टेट, उनके पास क्या नहीं है, इक्वल पावर नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर वाज ग्रांटेड विद स्पेशल पावर्स। मैंने ये एग्जांपल आपको पहले दे रखा है कि जम्मू और कश्मीर को क्या दिए थे, हमने कुछ स्पेशल पावर दे रखे थे। इट इज यूज्ड टू हैव इट्स ओवन कॉन्स्टिट्यूशन। जब जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर थे तो कश्मीर का अपना खुद का अलग से क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ का सिस्टम बिल्कुल क्या होता था, अलग चलता था। फिर मैनी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट अप्लाई ऑन जम्मू कश्मीर। इसके कारण क्या हुआ कि हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, बट आफ्टर 2019 जम्मू कश्मीर नो लॉन्गर हैज दिस स्पेशल स्टेटस। लेकिन 2019 के बाद ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के पास नहीं रहा है। आपने आर्टिकल 370 के बारे में सुना होगा, उस 370 को वहां पर डिमोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया है, और उसके कारण क्या हुआ, जम्मू कश्मीर अब स्पेशल स्टेटस जो है उसके पास नहीं रहा। समझ में आई बात? अब होल्डिंग टुगेदर के अंदर जैसे मैंने कहा कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक एग्जाम्पल कश्मीर का लिया, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं। एरिया सच एज चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ये जो एरिया है जिनको हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, अलग है। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। कि जो टेरिटरीज हैं इनके पास स्टेट होने का पावर नहीं है। स्टेट बनने का पावर क्यों नहीं है कि इनका एरिया कैसा है, लिमिटेड है, पहली चीज, या फिर ये फिजिकली क्या है, हमारी कंट्री से डिवाइड है।
जैसे आपने अंडमान एंड निकोबार के बारे में सुना होगा, वो क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। पहली चीज, वो इंडिया से क्या हो गए, फिजिकली भी दूर हैं, अलग हैं, उनकी जमीन अलग है और हमारा लैंड पार्ट क्या है, अलग है। इसी तरह ये जो है छोटे पार्ट रह गए हैं जो स्टेट नहीं बन पाए हैं, तो फिर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो है इनको शामिल नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट में भी शामिल नहीं किया, तो उनको हमने क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया। तो यूनियन टेरिटरी बना के हमने क्या किया, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको कुछ स्पेशल पावर प्रोवाइड किए होंगे, यस और नो। देखिए आगे, These territories do not have the powers of a state, कि जो टेरिटरीज है इनके पास स्टेट का पावर भी नहीं है। The central government has special power in running these areas, कि जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनको जो है रन कौन करती है, उनके ऊपर रूल कौन करती है, तो रूल करने का राइट किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, क्लियर है क्या, और कोई डाउट? ओके।